एक आइलैंड पर एक छोटी लड़की अपने माता पिता के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ एक नया बच्चा भी आता है। माँ अपनी बेटी मैरी से कहती है कि वो अपने छोटे भाई शियोन का वेलकम करे। मैरी का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो अपने भाई को प्यार से चूम लेती है, जिससे शियोन थोड़ा हैरान हो जाता है। मैरी खुद को उसकी बड़ी बहन बताती है और उसका वेलकम करती है, जिससे शियोन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। 3 साल बीत जाते हैं। मैरी तेजी से दौड़ती हुई दिखती है और खुश होकर बताती है कि उसने दौड़ जीत ली है। शियोन बहुत थका हुआ होता है और सोचता है कि मैरी कितनी तेज है। मैरी खुद पर गर्व महसूस करती है क्योंकि वो बड़ी बहन है। तभी उनके पेरेंट्स आते हैं। मैरी उनसे प्यार से मिलती है और पिता बताते हैं कि वो हमेशा की तरह ही चमकदार है। शियोन भी अपने पिता से मिलता है और पिता उसे भरोसेमंद बताते हैं। शियोन ये सुनकर कहता है कि असल में मैरी ही ज्यादा भरोसेमंद है। मैरी मजाक में मान लेती है, लेकिन मन ही मन वो सोचती है कि शियोन सच में बहुत समझदार है। वो देखती है कि शियोन माँ की मदद करता है, वो बिस्तर गीला नहीं करता और कभी कभी बड़े लोगों की तरह सोच में डूबा रहता है, जिससे मैरी को थोड़ी जलन भी होती है। कुछ समय बाद शियोन कुछ अजीब शब्द दोहराता है। मैरी सोचती है कि वो किसी प्ले की तैयारी कर रहा है और अपने छोटे भाई को देखकर हंस देती है। खाने के समय शियोन अचानक अपने पिता से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर सच में होते हैं। पिता थोड़े चौंकते हैं लेकिन बताते हैं कि मॉन्स्टर होते हैं। वो शियोन को समझाते हैं कि उसे कभी आइलैंड से बाहर जाना नहीं चाहिए और अगर कभी मॉन्स्टर दिखे तो भागकर किसी बड़े को बुलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं और बिल्कुल भी सेफ नहीं होते। ये बात माँ पहले ही बता चुकी होती है। शियोन फेरी और स्पिरिट के बारे में पूछता है। पिता बताते हैं कि फेरी के बारे में उन्होंने सुना है, लेकिन स्पिरिट के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। ये सुनकर मैरी बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद शियोन मैजिक के बारे में पूछता है, जैसे पानी, आग या हवा को बदलकर कुछ बनाना। पिता कहते हैं कि उन्होंने कभी ऐसे मैजिक के बारे में नहीं सुना। ये सुनकर शियोन उदास हो जाता है और मैरी को ये देखकर बुरा लगता है। फिर भी शियोन सोचता है कि हो सकता है मैजिक मौजूद हो, भले ही उसके पिता को इनके बारे में ना सुना हो। पिता मान लेते कि ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बताते हैं कि आम लोगों में मैजिक के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। फिर वो शियोन से पूछते हैं कि उसे मॉन्स्टर, फेरी और मैजिक के बारे में कहाँ से पता चला। शियोन चुप रह जाता है। मैरी उसके पास आती है और देखती है कि वो बहुत पीला लग रहा है। शियोन कहता है कि वो ठीक है, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी और शॉक्ड लगता है। उस दिन के बाद वो फिर कभी मैजिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। 3 साल बाद मैरी लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करती हुई दिखती है और शियोन उसे गर्व से देखता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मैरी उसके पास बैठती है। शियोन पूछता है कि वो इतनी मेहनत से क्यों प्रैक्टिस करती है। मैरी बताती है कि बड़ी बहन होने के नाते वो हर हाल में उसे सेफ रखना चाहती है। वो कहती है कि मॉन्स्टर, स्पिरिट या किसी भी खतरे से हो सकता है। वो मानती है कि कभी कभी ये मुश्किल होता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है क्योंकि इससे बहुत मजबूती बनती है। वो ये भी कहती है कि वो पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन बॉडी से जुड़े कामों में अच्छी है। तब शियोन समझ पाता है कि मैरी इतने समय में प्रैक्टिस क्यों कर रही है। रात होने पर भी मैरी प्रैक्टिस करती रहती है। उसकी एक दोस्त वहां आती है और हैरान होती है कि मैरी इतनी देर से प्रैक्टिस कर रही है और फिर भी वो बोर नहीं हुई। मैरी उसकी बात को हल्के में लेती है और उससे प्रैक्टिस करने को कहती है। दोस्त मना कर देती है क्योंकि वो थकी हुई होती है। फिर वो शियोन के बारे में पूछती है कि क्या वो अब भी घर पर रहकर पढ़ाई करता है। मैरी हाँ कहती है और दोस्त बोलते कि दोनों भाई बहन कितने अलग हैं। मैरी को याद आता है कि जब शियोन ने मैजिक के बारे में पूछा था और उसे लगता है कि उसकी पढ़ाई उसी से जुड़ी हुई है। अचानक झील के ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर मैरी और उसकी दोस्त दोनों चौंक जाती है। अगले दिन मैरी शियोन को झील के पास ले जाती है। शियोन थोड़ा हिचकिचाता है और याद दिलाता है कि माँ ने दूर न जाने को कहा था। मैरी उसे समझाती है कि जगह पास ही है और वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। जैसे जैसे शाम ढलती है शियोन फिर कहता है कि माँ नाराज हो जाएगी। मैरी ये मान लेती है, लेकिन कहती है कि थोड़ा वेट करना वर्थ होगा। उसी समय फिर से रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर शियोन चौंक जाता है। मैरू उसे बताती है कि ये चमकती हुई गोल रोशनी हर बार सूरज डूबने के बाद दिखती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। शियोन सोचता है कि क्या उनके पेरेंट्स को भी झील के ऊपर ही रोशनी दिखती है। मैरी बताती है कि जब उसने पहली बार ही रोशनी देखी थी तब उसने पेरेंट्स को दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया था। वो ये भी मान लेती है कि उसे डर था कि कहीं शियोन भी इन्हें ना देख पाए। शियोन अंदाजा लगाते हैं कि शायद सिर्फ बच्चे ही रोशनी देख सकते हैं, लेकिन मैरी इससे सहमत नहीं होती। वो बताते हैं कि कुछ बच्चों को ये रोशनी बिल्कुल नहीं दिखती और कुछ अडल्ट्स को साफ दिख जाती है। वो ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों को ये रोशनी पूरी गोल शेप में दिखती है, जबकि उसे खुद सिर्फ हल्की चमक दिखती है जो थोड़ी देर में गायब हो जाती है। ये बात शियोन को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैरी भी मानती है कि ये सब बहुत अजीब है और उसे मैजिक जैसा लगता है। मैरी शियोन को याद दिलाती है कि उसने पहली लाइट से चीजें बनने की बात की थी और उस समय उसे बुरा लगा था जब उनके पिता ने उस आइडिया को मानने से मना कर दिया था। शियोन हैरान होता है कि मैरी को ये सब याद है। मैरी बताती है कि
भले ही उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, लेकिन जो बातें शियोन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं वो उन्हें हमेशा याद रखती हैं। ये सुनकर शियोन बहुत भावुक हो जाता है और रोने जैसे लगता है। मैरी उसे समझा दिए कि वो घर वापस चलना चाहिए। शियोन उसके लिए किए गए हर काम के लिए थैंकफुल महसूस करता है। मैरी मुस्कुराती है और सोचती है कि वो ये सब थैंक्स के लिए नहीं करती, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि वो शियोन को खुश और बेहतर महसूस करते हुए देखना चाहती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। शियोन पूरे जोश के साथ ठीक होने का एहसास करता है। अगली सुबह मैरी और शियोन जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लेते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। वो बाल्टी उठाकर बाहर निकलते हैं और फिर से झील की तरफ जाते हैं। शियोन जल्दी से थक जाता है, जिसे देखकर मैरी उसे कम एक्सरसाइज और बाहर कम निकलने की बात सोचकर हल्का सा टीज करती है। शियोन थका हुआ होता है, इसलिए वो बहस करने की जगह अपने काम पर ध्यान देता है। मैरी पूछती है कि अब आगे क्या करना है। शियोन बताता है कि वो इन चमकती रोशनियों के बारे में और गहराई से जानना चाहता है, ताकि पता चल सके कि आती कहाँ से है। मैरी सोचती है कि शायद ये रोशनी सीधा झील से आती है, लेकिन शियोन मानता है कि हो सकता है ये झील के अंदर किसी चीज से निकल रही हो। वो सच जानने के लिए और आगे बढ़ना चाहता है। मैरी पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन वो शियोन पर भरोसा करती है और उसकी मदद करना चाहती है। मैरी फिर पूछती है कि उन्हें क्या करना है। शियोन बताता है कि उनके पास 3 बाल्टियां हैं। पहली बाल्टी में पानी, पत्थर और रेत होंगी, दूसरी में पानी और पौधे होंगे, तीसरी में पानी और मछली होंगी। मैरी को वजह पूरी तरह समझ में नहीं आती, लेकिन वो उसकी बात मान लेती है। दोनों मिलकर पहले 2 बाल्टियां जल्दी भर लेते हैं। तीसरी बाल्टी के लिए मछली पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मछली पकड़ते समय शियोन अचानक हंस पड़ता है, जिसे देखकर मैरी का ध्यान जाता है। शियोन खुश होता है कि मैरी उसके साथ है और उसकी मदद कर रही है। मैरी सोचती है कि बड़ी बहन होने के नाते ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये भी मान लेती है कि उसके पास टाइम है और उसे खुद भी क्यूरियोसिटी है। अगर सच में मैजिक हुआ तो वो उसे अपनी आंखों से देखना चाहती है। शियोन मन में तय करता है कि अगर कभी उसे मैजिक का सच पता चला तो वो सबसे पहले मैरी को बताएगा। आखिरकार मैरी एक मछली को पकड़ लेती है और वो उसे बाल्टी में डाल देते हैं। वो मछली को पानी में तैरता हुआ देखते हैं। तभी मैरी की दोस्त रोज वहां जाती है। वो शियोन को देखकर समझ जाती है कि वो मैरी का छोटा भाई है। मैरी ये बात मान लेती है और शियोन को रोज का इंट्रोडक्शन देती है। रोज खुद को बड़े गर्व से पेश करती है और मैरी उसकी आदत देखकर मन ही मन उसे नॉर्मल लड़की मान लेती है। रोज पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैरी बताती है कि वो मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन रोज जानना चाहती थी कि इस झील को क्यों चुना गया। मैरी बताती है कि इसका कारण शियोन जानता है। जब रोज रोशनी की बात समझ जाती है तो वो भी मान लेती है कि वो अक्सर इन्हीं रोशनियों की वजह से यहाँ आती है, कि क्या उसे इनके बारे में कुछ पता है। लेकिन रोज बस इतना ही जानती है कि उसे ये रोशनी देखना अच्छा लगता है। जैसे ही सूरज ढलता है, झील के ऊपर फिर से चमकती हुई गोल रोशनियां दिखने लगती है, लेकिन इस बार वो उनकी तैयार की गई बाल्टियों से नहीं निकलती। शियोन समझ जाता है कि ये रोशनी पानी के अंदर किसी और चीज से आ रही है। रोज कहती है कि झील में रहने वाली हर चीज का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन शियोन रुकने वाला नहीं होता और वो पानी में उतरने का फैसला करता है। मैरी भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है। पानी के अंदर शियोन एक चमकती हुई गोल्ड रोशनी को पकड़ लेता है और हैरान होता है कि वो उसके हाथ में गर्म लग रही है। मैरी भी वही करती है और एक रोशनी अपने हाथ में पकड़ लेती है। शियोन जब झील के अंदर और नीचे देखने की कोशिश करता है तो पानी इतना काला होता है कि कुछ भी साफ नजर नहीं आता। जो उसने अब तक देखा था उसके आधार पर वो समझ जाता है कि ये चमकती रोशनी किसी जिंदा क्रिएचर से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी जगह बार बार बदल रही थी। मैरी पूछती है कि उसे इतना भरोसा कैसे है। शियोन उसे समझाता है कि अगर रोशनी हिल रही है तो इसका मतलब है कि कोई जिंदा चीज है जो उसे बना रही है। थोड़ी देर बाद दोनों पानी से बाहर आते हैं। शियोन मैरी का धन्यवाद महसूस करता है, लेकिन मैरी उसे याद दिलाती है कि फैमिली में मदद करना कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ समय बाद रोज एक और मछली को पकड़ लेती है, जो इस बार फीमेल होती है। वो बताते हैं कि फीमेल मछलियां गहरे पानी में रहती हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना और मुश्किल होता है। जब वो फीमेल मछली को मेल मछली वाली बाल्टी में डालते हैं तो पानी के अंदर अचानक चमकती हुई गोल रोशनी दिखने लगती है। शियोन इस नजारे को देखकर सब समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि रोशनियां मछलियों के कोर्टशिप बिहेवियर से जुड़ी हुई है। मैरी जानना चाहती थी कि कोर्टशिप का मतलब क्या होता है। रोज समझाती है कि वो तरीका होता है जिससे मेल मछली फीमेल मछली को पसंद होने का एहसास करती है और फैमिली शुरू करने की शुरुआत होती है। मैरी अपनी मासूम सोच को कह देती है कि वो बड़ी होकर शियोन से शादी करेगी, लेकिन शियोन ये सुनकर परेशान हो जाता है और उसे समझाता है कि वो भाई बहन है, आपस में शादी नहीं कर सकते। अगले दिन मैरी उदास होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे डांटा था। वो शियोन से पूछती है कि क्या उसने सच में कुछ गलत कहा था। वो बताती है कि वो बस हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। शियोन उसे समझाता है कि साथ रहने के लिए शादी जरूरी नहीं होती, वो पहले से ही फैमिली है। लेकिन मैरी को डर लगता है कि आगे चलकर वो अलग अलग लोगों से शादी करेंगे और अलग हो जाएंगे। शियोन उसे वादा करता है कि वो ऐसे कभी नहीं करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। मैरी को लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, फिर भी वो उसके वर्ड से बहुत भावुक हो जाती है। शियोन उसे यकीन दिलाता है कि वो अपना वादा निभाएगा, क्योंकि मैरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसे कसकर गले लगा लेता है। मैरी ये सब सह नहीं पाती और रोने लगती है। उसी समय शियोन का शरीर अचानक चमकने लगता है
वो हैरान होकर समझने की कोशिश करता है कि शायद झील की उन रोशनियों की मैजिकल एनर्जी उसके अंदर बस गई है। उसे लगता है कि उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कभी न छोड़ने वाला वादा इतना पावरफुल था कि उससे ये रिएक्शन हुआ। मैरी ये सब देखकर घबरा जाती है और शर्म से वहां से भाग जाती है। शियोन अकेले में सोचता है और एक नतीजे पर पहुंचता है कि इस दुनिया में मैजिक इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी ने अब तक उसे बनाना नहीं सीखा। वो तय करता है कि इस नई जिंदगी में वही मैजिक को पैदा करेगा। कहानी थोड़ी देर के लिए उसकी पिछली जिंदगी में चली जाती है। वहाँ वो अपने 30वें बर्थडे का इंतजार कर रहा होता है। उसे एक रमोर पर भरोसा होता है कि जो आदमी 30 साल तक वर्जिन रहा था उसे मैजिक मिल जाती है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वो खुश होकर हाथ से फायरवॉल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ होता नहीं। वो और तरीके से भी कोशिश करता है, फिर भी एक मैजिक बुक उठाकर मंत्र पढ़ता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। टूटकर वो जमीन पर बैठ जाता है और मान लेता है कि इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है और जिंदगी बहुत बोरिंग है। थक कर वो सोने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसका दिल अचानक रुक जाता है और वो गिर पड़ता है। मरने से पहले उसकी पिछली जिंदगी की यादें उसके दिमाग में घूम जाती हैं। उसे याद आता है कि उसने हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कभी खुश नहीं रहा। उसे सिर्फ मैजिक में यकीन रखने से खुशी मिलती थी, चाहे वो सच हो या नहीं। उसी सोच के साथ उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है और फिर वो इस नई जिंदगी में जागता है। मौजूद समय में शियोन को अपने पिता से पुरानी बातें याद आती हैं, जिससे उसे मैजिक के ना होने का दुख हुआ था। वो तय करता है कि अब मैजिक के बारे में नहीं सोचेगा और बस पढ़ाई करेगा। मौजूद समय में शियोन को अपने पिता से हुई पुरानी बातें याद आती हैं, जिससे उसे मैजिक के ना होने का दुख हुआ था। वो तय करता है कि वो मैजिक के बारे में नहीं सोचेगा और बस पढ़ाई करेगा और मेहनत करेगा। इसे दूसरी जिंदगी में भी शियोन को लगने लगता है कि उसका सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। लेकिन जब वो अपनी बहन को गले लगाता है और उसके अंदर से मैजिकल एनर्जी बाहर निकलती है, तो उसे फिर से उम्मीद मिलती है। जोश में आकर शियोन दोबारा फायरबॉल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो समझ जाता है कि बिना पक्के सबूत के ये मान लेना ठीक नहीं है कि इस दुनिया में मैजिक है। उसी समय मैरी कमरे में आती है। वो उसे बताने आती है कि खाना तैयार है और साथ चलने को कहती है। शियोन उसे थोड़ी देर बैठने को कहता है। मैरी बैठ जाती है, लेकिन शियोन उसे लगातार देखता रहता है, जिससे वो शर्म महसूस करने लगती है। शियोन अपने दिल की फीलिंग जाहिर करता है और उसी पल उसके अंदर से फिर से मैजिकल एनर्जी बाहर निकलती है। शियोन अपने मन में सोचता है कि अगर फीलिंग दिखाने से ही एनर्जी निकलती है तो ये तरीका काफी अजीब है। मैरी को लगता है कि शियोन उसके साथ मजाक कर और वो नाराज हो जाती है। शियोन समझाने की कोशिश करता है, वो सच बोल रहा है और उसकी फीलिंग रियल है। ये सुनकर मैरी और ज्यादा शर्माने लगती है। शियोन खुद भी उसकी रिएक्शन देखकर हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद मैरी उसे माफ कर देती है, लेकिन उसे दोबारा ऐसा ना करने की वार्निंग देती है। फिर वो पूछती है कि क्या उसे कुछ नया पता चला। शियोन बताता है कि जब वो अपनी फीलिंग दिखाता है तो मैजिकल एनर्जी बाहर आती है, लेकिन उसे नहीं लगता कि ये एकमात्र तरीका है। वो दूसरा तरीका आजमाने का फैसला करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और खुशी से जुड़ी यादों के बारे में सोचता है। ऐसा करते ही उसके अंदर से फिर से मैजिक बहने लगती है। ये देखकर शियोन और मैरी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मैरी को लगता है कि अगर वो सिर्फ चमक भी सकता है तब भी ये कमाल की बात। शियोन भी मन ही मन मान लेता है कि भले ही अभी सिर्फ ग्लो हो रहा हो, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि इस दुनिया में मैजिक बहुत मौजूद है। उसे एनर्जी निकलने का एहसास इलेक्ट्रिक ईल जैसा लगता है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। मैरी उसे इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फैलाती है। शियोन को लगता है कि वो सच में बहुत खुश है। शियोन बैठकर मैजिक को समझने की कोशिश करता है। उसे कुछ बातें साफ दिखने लगती हैं। पहली बात ये कि फीलिंग दिखाने से एनर्जी बाहर आती है, लेकिन उस फीलिंग को लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि वो काम सीमित बार ही कर सकता है, क्योंकि एनर्जी खत्म होते ही वो पूरी तरह थक जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि जब सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो अगली बार उसकी एनर्जी कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि जो लोगों के अंदर मैजिक की एबिलिटी नहीं है वो इस ग्लोइंग एनर्जी को नहीं देख सकते और ना ही उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिनमें पोटेंशियल होता है वो उसे पहचान सकते हैं। फिर भी शियोन परेशान होता है क्योंकि वो अब तक ग्लोइंग ऑर्ब्स नहीं बना पा रहा था। उसे लगता है कि उसकी एनर्जी अभी बहुत कम है। यही सोच उसे उदास दे देती है, खासकर जब वो मछलियों से खुद की तुलना करता है जिनके पास उससे ज्यादा मैजिकल एनर्जी लगती है। शियोन गहरी सोच में डूब जाता है और अपनी पावर बढ़ाने का तरीका ढूंढने लगता है। उसका दिमाग थक जाता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो खुद से तय करता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैजिक को सही इस्तेमाल करना नहीं सीख लेता। उसे मछलियों वाला एक्सपेरिमेंट बहुत याद आता है। वो एक नई कोशिश करता है। वो एनर्जी बाहर निकाल कर उसे अपने हाथ में इकट्ठा करने की कोशिश करता है। ये काम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फीलिंग और कंट्रोल दोनों को एक साथ करना आसान नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती समझ में आती है। वो पहले एनर्जी को बाहर निकालने पर ध्यान देता है और फिर उसे हाथ में ले जाता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और उसके चेहरे पर
पर एक बेवकूफी भरी खुशी आ जाती है। हिम्मत बढ़ने पर वो ग्लोइंग हाथ से दीवार पर वार करता है, लेकिन नतीजा खास नहीं निकलता। हाथ में हल्की रोशनी निकलती है और उसे चोट भी लग जाती है। फिर भी शियोन बहुत खुश होता है। उसके लिए छोटी सी कामयाबी भी बहुत बड़ी होती है। यही खुशी उसे आगे और ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट कर देती है। बाद में शियोन अपने पिता, बहन मैरी और उनकी दोस्त रोज के साथ बगीचे में शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए जाता है। ये ट्रेनिंग उनके पिता की देख रेख में होती है। जब शियोन से भी ट्रेनिंग में शामिल होने को कहा जाता है तो वो मना कर देता है। उसे लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसे शॉर्ट सीखने का कोई मतलब नहीं दिखता। उसके पिता उसे समझाते हैं कि ट्रेनिंग लोगों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि शहर के बाहर रहने वाले मॉन्स्टर से खुद को सेफ रखने के लिए जरूरी है। रोज भी जोश में आकर बताती है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्ट सीखना चाहती है। ये सुनकर मैरी भी काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन शियोन का मन फिर भी उदास रहता है। वो उनकी बात समझता है, फिर भी उसके मन में ये चलता रहता है कि काश वो स्वॉर्ड की जगह मैजिक की ट्रेनिंग कर पाता। ट्रेनिंग चलती रहती है और कुछ देर बाद शियोन जमीन पर सीधा लेटा दिखता है, पूरी तरह थका हुआ। उसके पिता उसे देखकर थोड़ा निराश और थोड़ा अम्यूज्ड महसूस करते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शियोन स्वॉर्ड में इतना कमजोर होगा। शियोन भी थकान के कारण कोई बहस नहीं करता और चुपचाप मान लेता है। इसी बीच रोज को उसके पिता से तारीफ मिलती है, क्योंकि उसमें नेचुरल टैलेंट होता है। इससे शियोन और ज्यादा खुद को कमजोर महसूस करता है। फिर उसके पिता मैरी से कहते हैं कि वो दिखाए कि उसने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। मैरी जैसे ही जोश के साथ आगे बढ़ती है और तेज और सटीक हमला करती है, उसकी स्पीड सबको चौंका देती है। वो एक चाल से पिता को कंफ्यूज करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता पहले ही समझ जाते हैं और उसे हरा देते हैं। मैरी को हराकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने पिता की बात ध्यान से सुनती है। उसके पिता उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रही तो कुछ सालों में बहुत अच्छी बन जाएगी। शियोन और रोज ये सब देखकर मैरी की मेहनत से काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। इसके बाद शियोन फिर से अपनी मैजिक ट्रेनिंग में लग जाता है। वो पूरी एनर्जी अपने हाथ में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। वो समझ जाता है कि अब उसे टेक्निक बेहतर करनी होगी। इसी बीच उसके पिता उसके पास आते हैं और बताते हैं कि उन्हें एस्टोरिया सिटी जाना है, जहां एक ब्लैक स्मिथ से सामान लेना है। वो शियोन के साथ चलने के लिए कहते हैं। शियोन माहौल बदलने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। एस्टोरिया एक मीडियम साइज सिटी होती है। एस्टोरिया पहुंचकर उसके पिता बताते हैं कि उनका काम सिर्फ ब्लैक स्मिथ से सामान लेना है और शियोन को दूर जाने से मना करते हैं, क्योंकि वो शहर में रास्ता भटक सकता है। शियोन शहर की भीड़ और हलचल देखकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंट भी रहता है, क्योंकि उसे मैजिक से जुड़ा कुछ भी देखने की उम्मीद नहीं थी। जब उसके पिता दुकानदार से बात कर रहे होते हैं, तब शियोन और मैरी बाहर खड़े होते हैं। तभी मैरी अचानक अजीब तरह से हंसती है। शियोन पूछता है, लेकिन मैरी टाल देती है। थोड़ी देर बाद उसके पिता लौटते हैं और ब्लैक स्मिथ की दुकान पर ले जाते हैं। ब्लैक स्मिथ उनके पिता का पुराना दोस्त होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो अपना ऑर्डर लेने आए हैं। फिर वो बताता है कि उसने खास मैरी के लिए एक स्वॉर्ड बनाई है। ये सुनकर मैरी हैरान रह जाती है। ब्लैक स्मिथ शियोन और मैरी से मिलता है और उनके अच्छे मैनर्स देखकर खुश होता है। वो मजाक में उनके पिता को भी छेड़ता है। थोड़ी देर बाद वो मैरी की सोट लेकर जाता है। वो बताता है कि सोट को छोटा और हल्का रखा गया है, ताकि मैरी के लिए सही रहे। मैरी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो सोट को ध्यान से देखती है और बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो वहां से निकलने लगते हैं तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी भी दिखती है। मैरी शियोन की तरफ मुड़ती है और उसे बताती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सिर्फ उसे ही कुछ मिला है और शियोन को कुछ भी नहीं मिला। शियोन उसे हल्के मन में समझाता है कि वो तलवार उसके लिए ही बनी है और उसे तलवार में कोई दिलचस्पी नहीं। मैरी को फिर भी लगता है कि शियोन को अपने बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। शियोन इसे मजाक में टाल देता है और ये कहकर बात खत्म कर देता है कि वो पहले ही बहुत सी चीजें में मैरी पर निर्भर रहता है। इससे मैरी का मन हल्का हो जाता है और दोनों आगे चलने लगते हैं। एस्टोरिया की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलते हुए शियोन की नजर एक लड़के पर जाती है, जिसके हाथ में एक पिंजरा होता है। उस पिंजरे के अंदर एक फेरी बंद होती है। ये नजारा शियोन को अजीब और डरावना दोनों लगता है। वो अपने पिता का ध्यान उस तरफ दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। वो साफ मना कर देते हैं कि उस जगह के पास जाना ठीक नहीं है। शियोन समझ जाता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है और मन ही मन महसूस करता है। फिर भी उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उस जगह फेरिस को भेजा जा रहा है। अगले दिन जंगल में तेज बारिश हो रही होती है। एक आदमी लकड़ी लेकर जल्दी जल्दी घर लौटने की सोच रहा होता है, ताकि लकड़ियां भीग न जाए। तभी अचानक एक छोटा लड़का डर के मारे उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और जमीन पे गिर पड़ता है। वो बुरी तरह घबराया हुआ होता है और बार बार सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो बताता है कि ट्रोल ने सबको पकड़ लिया और अब राजा तक ये खबर पहुंचनी जरूरी है। ये सुनकर आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। इधर शियोन और मैरी अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। शियोन अपने हाथ में जादुई रोशनी को ज्यादा देर तक बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। मैरी खुश होती है, क्योंकि शियोन ने अपना अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड बना लिया होता है। शियोन मानता है कि इसमें मैरी की मदद सबसे ज्यादा है। फिर भी मैरी को लगता है कि शियोन के चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। शियोन उसे समझाता है कि वो खुश है, क्योंकि
और वो पहले से बेहतर तरीके से अपने जादू को कंट्रोल कर पा रहा है। मैरी ये भी महसूस करता है कि शियोन की रोशनी पहले से ज्यादा गर्म लग रही है। वो मजाक में उसके जादू को सिर्फ रोशनी कह देती है, जिससे शियोन हंस पड़ता है। शियोन के मन में अब इससे आगे कुछ करने की इच्छा जागती है। वो सोचता है कि अगर वो अपने इमोशंस और जादू के बीच का रिश्ता और अच्छे से समझ ले तो शायद वो आगे या बिजली जैसा कुछ बना सके। उसी दौरान उसके दिमाग में उसे फेरी की यादें आ जाती हैं, जिसे उसने एस्टोरिया में देखा था। वो समझता है कि फेरीज इस दुनिया की नेचुरल चीजों से जुड़ी होती हैं और शायद इसी वजह से उसके माता पिता उनसे दूरी बनाए रखते हैं। इसी बीच इसी सोच में डूबा हुआ शियोन मैरी को अनदेखा कर देता है, जिससे मैरी को बुरा लग जाता है। तभी नीचे से शोर सुनाई देता है। दोनों दोनों नीचे जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग उसके पिता से बात कर रहे हैं। वो सबके लिए हथियार मांग रहे होते हैं। शियोन को समझने में देर नहीं लगती कि कुछ गलत हुआ है। उसके पिता बताते हैं कि टोल से दिखाई दिए हैं। शियोन के मन में पहले तो एक्साइटमेंट आती है। उसे लगता है कि ये मौका ट्रोल को पास से देखने और कुछ नया सीखने का है। लेकिन घर का माहौल देखकर उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि ये मजाक की बात नहीं है। ट्रोल्स इस दुनिया में बहुत खतरनाक माने जाते हैं। उसके पिता सबको इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और फैसला करते हैं कि बूढ़ों, औरतों और बच्चों को घर के अंदर सुरक्षित रखा जाएगा। मैरी शियोन को हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कांपता हुआ हाथ उसका डर दिखा देता है। वो मन ही मन ठान लेती है कि कुछ भी हो वो शियोन की रक्षा करेगी। शियोन के पिता और बाकी लोग लड़ाई की तैयारी में निकलने लगते हैं और सबको भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ 2 ट्रोल्स और उन्हें जल्दी निपटा दिया जाएगा। शियोन से पहले शियोन उसके पिता कुछ पूछना चाहते थे। वो जल्दी जल्दी ट्रोल्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, खासकर ये कि वो कितने समझदार होते हैं। क्या वो घर की दूसरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? उसके पिता बताते हैं कि ट्रोल्स ज्यादा समझदार नहीं होते और उतनी ऊंचाई तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल होता है। ये सुनकर शियोन एक सुझाव देता है। वो सोचता है कि अगर सब लोग दूसरी मंजिल पर छुप जाएं तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। उसके पिता उसकी बात को सही मानते हैं और तुरंत उसी हिसाब से सबको तैयारी करने को कहते हैं। गांव के सारे लोग शियोन के परिवार के साथ घर की दूसरी मंजिल पर इकट्ठा हो गए। शियोन के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि उसके पिता और बाकी लोग ट्रोल से लड़ने के लिए निकले हुए कितना समय हो चुका है। बाहर तेज तूफान चल रहा था और घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भारी होता जा रहा था। अचानक एक ट्रोल शियोन के घर तक पहुंच गया। उसने नीचे वाले हिस्से में जाकर लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। गुस्से में आकर वो सामने वाले दरवाजे को जोर जोर से तोड़ने लगा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। ऊपर छुपे हुए लोग डर के मारे एकदम चुप हो गए। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई और सबको लगा कि शायद ट्रोल चला गया है। लेकिन तभी खिड़की टूटने की आवाज आई। ट्रोल ने घर में घुसने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। मैरी डरते हुए शियोन की तरफ देखती है। शियोन उसे इशारों में चुप रहने को कहता है, क्योंकि जरा सी आवाज भी उन्हें खतरे में डाल सकती थी। ट्रोल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल तक आ गया और उसी कमरे के बाहर रुक गया जहाँ सब लोग छुपे हुए थे। हर कोई सांस रोके खड़ा था। जब ट्रोल को कोई आवाज नहीं मिली तो वो थोड़ी दूर हट गया। सबने राहत की सांस ली। तभी बाहर बिजली कड़की। डर के मारे कुछ लोग चीख पड़े। आवाज सुनते ही ट्रोल वापस आ गया और दरवाजे को पूरी तरह तोड़ने लगा। कुछ ही पलों में दरवाजा टूट गया और ट्रोल कमरे के अंदर घुस आया। उसका विशाल शरीर और डरावनी मौजूदगी सबको डरा रही थी। शियोन को उस पल एहसास होता है कि वो कितना बेवकूफ था जो ऐसे खतरनाक क्रिएचर को देखने और समझने की इच्छा कर रहा था। शियोन की माँ अपने आप आगे बढ़कर अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है। ट्रोल अजीब सी हंसी हंसता है। शियोन समझ जाता है कि ट्रोल पूरी तरह बेहोश दिमाग वाला नहीं है। उसे अपनी ताकत और बढ़त का एहसास था। डर और सदमे से शियोन की माँ जमीन पे गिर जाती है। मैरी अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ती है, लेकिन ट्रोल आसानी से उसके वार को रोक देता है। तलवार दीवार से टकराकर दूर जा गिरती है और मैरी भी जमीन पे गिर जाती है। ट्रोल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शियोन की माँ अपनी आखिरी ताकत लगाकर मैरी के ऊपर झुक जाती है और अपनी पीठ पर वार झेल लेती है। उसके बाद ट्रोल रुकता नहीं और दोनों की तरफ और पास आ जाता है। शियोन पूरी तरह टूट जाता है। वो जमीन पे गिर जाता है और खुद को कोसने लगता है कि वो अपने परिवार और अपने सबसे प्यारे लोगों को बचा नहीं पा रहा। लेकिन उसी पल वो हार मानने से इनकार कर देता है। हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ता है और ट्रोल की बाहें पकड़ लेता है। उसी वक्त शियोन कुछ अजीब महसूस करता है। ट्रोल के शरीर से भी वैसी ही मैजिकल एनर्जी निकल रही होती है जैसे उसके अंदर है। गांव वाले कुछ नहीं देख पाते, लेकिन मैरी और रोज उसे चमक को साफ देख पा रहे होते हैं। शियोन अपनी सारी ताकत और एनर्जी अपने हाथ में इकट्ठा करके ट्रोल को कसकर पकड़ लेता है। पहले ट्रोल को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे शियोन की एनर्जी बढ़ती जाती है ट्रोल की बाहें जलने लगती है। दर्द से तड़प कर ट्रोल चीखता है और शियोन को दूर फेंक देता है। खुद भी जमीन पे गिर जाता है। शियोन रुकता नहीं। वो फिर से उठकर ट्रोल की पीठ पर चढ़ जाता है और अपनी सारी मैजिकल एनर्जी उसके सिर पर लगा देता है। कुछ ही पलों में ट्रोल का शरीर आग से घिर जाता है। तेज चीख के साथ ट्रोल वहीं
जलकर मर जाता है। ट्रोल के गिरते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शियोन खड़ा रहता है, उसे खुद समझ में नहीं आता कि अभी भी क्या हुआ। गांव वाले उसे हैरानी से देखने लगते हैं। शियोन को यह अजीब लगता है। तभी रोज आगे बढ़कर उसे एहसास दिलाती है कि सब लोग उसी की वजह से जिंदा हैं। लेकिन रात ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सबकी नजर शियोन की माँ पर जाती है, जो दर्द से करा रही होती है। मैरी उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन शियोन और रोज उसे रोक लेते हैं। शियोन माँ को देखता है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है और बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। वो समझ जाता है कि सबसे जरूरी काम खून रोकना है। वो सबकी मदद से अपनी माँ को बिस्तर पर लिटवाता है। फिर वो पूछता है कि क्या किसी को इलाज का थोड़ा अनुभव है। कोई जवाब नहीं देता। हालात देखते हुए शियोन खुद घाव सिलने का फैसला करता है। वो पूछता है कि क्या किसी को सिलाई आती है। एक औरत आगे आती है। शियोन उससे मदद मांगता है और बाकी लोगों को जल्दी से सुई, धागा, शराब और साफ कपड़ा लाने को कहता है। वो बार बार जल्दी करने को कहता है क्योंकि समय बहुत कम था। इसी बीच एक छोटा बच्चा शियोन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शियोन हल्के से सिर हिलाता है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह अपनी माँ पर रहता है। सारा सामान आ जाने के बाद शियोन और वो औरत बिस्तर के पास बैठ जाते हैं और शियोन अपनी माँ की जान बचाने की पूरी कोशिश में लग जाता है। कांपते हुए हाथों से शियोन ने घाव के आसपास कपड़ा काटा और जख्म को खुला किया। उसके मन में सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं टोल के नाखून जहरीली तो नहीं थे। डर होने के बावजूद वो खुद से कहता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी माँ को कोई बचा नहीं पाएगा। शियोन उस औरत की तरफ देखता है और उसे काम शुरू करने को कहता है। औरत समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। तब शियोन उसे बताता है कि जख्म को सिलना पड़ेगा। ये सुनकर वो औरत हैरान रह जाती है क्योंकि इस दुनिया में ऐसा इलाज आम नहीं था। शियोन उसे समझाता है कि अगर जख्म खुला रहा तो खून बहता रहेगा और उसकी माँ मर सकती है। जख्म को बंद करना जरूरी है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी बात मानती जाए। औरत हिचकिचाती है और कहती है कि वो और ज्यादा दर्द देने की हिम्मत नहीं कर पा रही। शियोन सख्त आवाज में कहता है कि दो ही रास्ते हैं, या तो थोड़ा दर्द देकर जान बचाई जाए या फिर कुछ ना करके उसे मरने दिया जाए। फिर भी औरत मना करने लगती है। तब शियोन उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी माँ को बचाने के लिए गुहार लगाता है। उसकी हालत देखकर औरत का दिल पिघल जाता है और वो मान जाती है। शियोन के बताए तरीके से पहले जख्म को साफ किया जाता है और सिर्फ सिलाई शुरू होती है। काम मुश्किल होता है, लेकिन आखिरकार वो जख्म को बंद करने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद शियोन की माँ की हालत थोड़ी स्थिर होने लगती है। शियोन उस औरत को धन्यवाद देता है, लेकिन वो कहती है कि उसने तो सब कुछ शियोन के बताए अनुसार ही किया था। फिर वो पूछती है कि क्या उसकी माँ बच जाएगी। शियोन कहता है कि कुछ समय तक देखना पड़ेगा। मैरी, जो ये सब देखकर अंदर से टूट चुकी थी, आकर शियोन को जोर से गले लगा लेती है। इसी बीच शियोन के पिता और बाकी लोग वापस लौट आते हैं। वो ट्रोल को हरा चुके होते हैं, लेकिन जंगल में और भी ट्रोल के निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि आसपास उनका बड़ा झुंड हो सकता है। कुछ लोग घायल होते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं जाती। अगले दिन एक डॉक्टर आता है और शियोन की माँ को देखता है। वो बताता है कि जख्म गहरा है, लेकिन हड्डी या किसी जरूरी अंग तक नहीं पहुंचा। वो सिलाई की तारीफ करता है और पूछता है कि इलाज किसने किया। शियोन के पिता कुछ देर चुप रहते हैं और फिर कह देते हैं कि गांव के किसी व्यक्ति ने मदद की होगी। थोड़ी देर बाद शियोन की माँ होश में आती है। डॉक्टर के जाने के बाद मैरी अपनी माँ से माफी मांगती है और खुद को दोषी मानती है। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने बहुत हिम्मत दिखाई थी। तब शियोन के पिता शियोन से पूछते हैं कि उसने ये सब कैसे किया और उसे दवाइयों का ज्ञान कहाँ से मिला। शियोन जानता था कि वो सच्चाई नहीं बता सकता, इसलिए वो कह देता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। फिर उसके पिता ट्रोल को हराने के बारे में पूछते हैं और उसके शरीर पर जले हुए निशानों का जिक्र करते हैं। शियोन चुप रह जाता है। तभी उसके पिता सीधा पूछ लेते हैं कि क्या ये मैजिक था। शियोन हैरान हो जाता है। उसके पिता बताते हैं कि शियोन पहले भी मैजिक जैसी अजीब बातों का जिक्र कर चुका है, इसलिए उन्हें शक हुआ। शियोन कहता है कि अगर वो सच बताएगा तो क्या उसके पिता उस पर भरोसा करेंगे। उसके पिता कहते हैं कि वो अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहते हैं। उसी समय मैरी बीच में बोल पड़ती है और बताती है कि शियोन मैजिक पर रिसर्च कर रहा है। ये सुनकर उसके पिता और भी चौंक जाते हैं और उसे किसी को ये बात ना बताने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसे खतरा हो सकता है। शियोन पूछता है कि क्या अलग होने की वजह से लोगों को सताया जाता है। उसके पिता इस बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि मैजिक बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। मैरी उसका साथ देती है और कहती है कि शियोन की वजह से ही सब लोग सुरक्षित है, लेकिन उसके पिता फिर भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। तब शियोन साफ कह देता है कि वो मैजिक की पढ़ाई बंद नहीं करेगा। वो कहता है कि अगर उसने ये छोड़ दिया तो वो अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि यही उसका सपना है। इसके पिता समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियोन ये कह देता है कि उसका फैसला कभी नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी उसे अपनाए या नहीं। यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़े तो वो उनसे अलग रहने के लिए भी तैयार है। लंबी चुप्पी के बाद उसके पिता मान जाते हैं। वो शर्त रखते हैं कि शियोन को अपनी रिसर्च की जानकारी उन्हें देते रहना होगा और अगर कुछ ज्यादा खतरनाक लगे तो वो उसे रोक देंगे। शियोन को यकीन नहीं होता कि उसके पिता मान गए। उसके पिता कहते हैं कि अगर उसका बेटा अपने सपने को लेकर इतना पक्का है तो वो उसे रोकेगा
टूटेगा नहीं। ये सुनकर शियोन रो पड़ता है। उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे अपने सपने पर गर्व करना चाहिए और वो हमेशा उसका साथ देंगे। इसके बाद एक सीन में शियोन अपने पिता के साथ लकड़ियां जलाते हुए दिखता है। वो मैजिक आजमाने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है और आग का रंग नीला हो जाता है और आग उसके हाथ की तरफ खींचने लगती है। ये देखकर उसके पिता घबरा जाते हैं और तुरंत उस पर पानी डाल देते हैं, ये कहते हुए कि वो बहुत खतरनाक है। मैरी दौड़कर उसके पास आ जाती है, लेकिन शियोन उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। जो कुछ हुआ था उससे शियोन को एक बात समझ में आ जाती है कि मैजिकल एनर्जी नेचर की एनर्जी के साथ मिल जाती है। वो ये समझ जाता है कि जब उसने फायर के साथ मैजिकल एनर्जी मिलाई थी तो आग नीली हो गई थी और उसकी एनर्जी के असर में आ गई थी। इसका मतलब ये था कि मैजिकल एनर्जी हर तरह की चीजों पर असर डाल सकती है। उसके पिता मैजिक को देख नहीं पाते थे, लेकिन जो हुआ था वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उनके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मैरी को थोड़ा जलन महसूस होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब शियोन और उनके पिता एक दूसरे को समझने लगे हैं और वो कुछ नहीं समझ पा रहे। शियोन उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो बहुत सारी दूसरी चीजों में अच्छा है और मैजिकल एनर्जी के बारे में जो भी उसने जाना है वो सब मैरी की वजह से संभव हुआ। ये सुनकर मैरी खुश हो जाती है। इसके बाद शियोन अपने मन में खुद को फायरबॉल चलाते हुए इमेजिन करता है और बेवजह हंसने लगता है। उसके पिता समझ नहीं पाते कि वो क्यों हंस रहा है। तब मैरी उन्हें बताती है कि जब भी शियोन मैजिक के बारे में कुछ भी नया समझता है वो ऐसा ही हो जाता है। इसके बाद शियोन बार बार एक्सपेरिमेंट करने लगता है ताकि कुछ नया सीख सके। उसका पिता हर समय उसके पास रहते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे बचाने के लिए तैयार रहता है। वो हर तरह से शियोन की मदद करता है। शियोन तब तक कोशिश करता रहता है जब तक वो पूरी तरह थक नहीं जाता। तब उसके पिता उसे आराम करने के लिए कहते हैं और उसके लिए गर्म पीने की चीजें लाते हैं। शियोन उन्हें धन्यवाद देता है और खुद को सुखाने लगता है। उसी समय रोज वहां जाती है और उसे देखकर समझ जाती है कि फिर से कोई मैजिक का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। शियोन उसे सब कुछ समझा देता है जिससे वो हैरान हो जाती है। वो ये भी बताता है कि वो उसे बाद में दिखाएगा क्योंकि उसके पिता ने मना किया है कि उनके बिना वो मैजिक इस्तेमाल नहीं करेगा। रोज को ये जानकर हैरानी होती है कि शियोन ने अपने पिता को सब बता दिया। शियोन उसे बताता है कि उसके पिता बहुत सपोर्टिव है और इस बारे में काफी इंटरेस्टेड भी हैं। शियोन फिर से रोज को उस दिन के लिए धन्यवाद देता है जब उसने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। वो बताता है कि उस वक्त उसे बहुत सुकून मिला था। रोज कहती है कि असल में उसे शियोन को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से सब लोग अब सेफ हैं। फिर वो मैरी के बारे में बात करती है और बताते है कि वो पहले से ज्यादा मेहनत कर रही है। उनका मानना होता है कि 2 दिन पहले जो हुआ था उसी की वजह से मैरी खुद को जिम्मेदार मान रही है। शियोन कहता है कि वो ये जानता है लेकिन उसे भरोसा है कि मैरी खुद को संभाल लेगी। रोज उसे याद दिलाती है कि उसे हमेशा मैरी का साथ देना होगा क्योंकि वो उस पर भरोसा करती है। इधर मैरी भी बीती हुई घटनाओं को याद करके अंदर से बहुत एक्साइटेड होती है और इसी वजह से वो और ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करने लगती है। इसके बाद शियोन अपने एक्सपेरिमेंट से जुड़ी बातें समझाता है। उससे पता चलता है कि जितनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी इकट्ठी की जाए उतनी ही बड़ी आग बनती है। फिर वो ये भी देखता है कि अलग अलग हीट के साथ एक्सपेरिमेंट करने पर अगर हीट ज्यादा हो तो उसका हाथ भी आग पकड़ लेता है। वो ये भी समझाता है कि अगर उसका शरीर नॉर्मल मैजिकल एनर्जी से भरा हो और वो आग को छुए तो नीली आग की जगह नॉर्मल आग बनती है। एक और बात उसे पता चलती है कि अगर उसके हाथ किसी चीज से ढके हों वो आग को अपनी तरफ खींच सकता है और खुद को नुकसान नहीं होता। शियोन ही सुनता है कि अभी उसके पास जो एनर्जी है वो खतरनाक है और फिलहाल किसी काम की नहीं। उसके पिता कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग है लेकिन फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। शियोन सोचता है अगर वो मैजिकल एनर्जी को अपने हाथ से थोड़ा दूर इकट्ठा कर पाए तो वो इसे कंट्रोल कर सकता है। तभी मैरी बताती है कि वो कर पाई है और रोज भी ऐसे ही करती है। ये सुनकर शियोन चौंक जाता है और समझ जाता है कि दोनों बहुत खास हैं। मैरी और रोज की मदद से शियोन भी मैजिकल एनर्जी को अपने हाथ से दूर इकट्ठा करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है और एनर्जी को हाथ से बाहर छोड़ पाता है। वो खुश होता है, हालांकि उसके पिता अब भी कुछ देख नहीं पाते। बाद में शियोन बाहर जाता है और हाथ में लाइटर लेकर एक और कोशिश करता है। वो बिना आग जलाए ही मैजिकल एनर्जी इकट्ठा करता है और लाइटर के जरिए फायर वॉल बना देता है। ये देखकर सब लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। शियोन अपने मन में सोचता है कि ये अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जो मैजिक उसने अपने पिछली जिंदगी में सपना देखा था वो अब सच बन चुका है। वो फिर से बेवजह हंसने लगता है और सब लोग उसकी इस कामयाबी पर उसे बधाई देते हैं। उसके बाद शियोन उस एनर्जी को फ्लेम का नाम देता है और बताता है कि अभी वो इसे अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि शियोन अपने पिता के साथ खेत में फसल काट रहा है और सोच रहा है कि आखिरी घोल के हमले को 1 महीना हो चुका है। इसके बाद शियोन की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। वो बहुत थका हुआ होता है और सोचता है कि उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि हर बार जब वो नया स्पेल इस्तेमाल करता है तो उसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। फिर उसकी नजर अपनी बहन मैरी पर जाती है। मैरी बहुत ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग कर रही होती है और उसके हाथों में छाले पड़ चुके होते हैं। उनके पिता उसे रोकने और आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैरी याद दिलाती है कि उन्हीं ने कहा था कि ज्यादा ट्रेनिंग से इंसान मजबूत बनता है। उनके पिता समझाते हैं कि ये बात सही है लेकिन एक लिमिट होती है।
जिसे पार नहीं करना चाहिए। शियोन भी मैरी से रुकने और आराम करने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और ट्रेनिंग जारी रखती है। इससे शियोन गुस्से में उस पर चिल्ला देता है। ये सुनकर मैरी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। शियोन के पिता उसे समझाते हैं कि मैरी बस थोड़ी स्ट्रेस है और खुद की जिम्मेदारी मान रही है, वो ठीक हो जाएगी। शियोन अपनी बहन के लिए बहुत उदास महसूस करता है। इसके बाद शियोन अपने पिता के साथ बैठा होता है और उनसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछता है। उसके पिता ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होता। शियोन उसे लाइटनिंग जैसी चीजें बताता है और सोचता है कि क्या कोई जानवर या पेड़ ऐसा कुछ बना सकता है। उसके मन में आता है कि फ्लेम मैजिक का उसके एक्सपेरिमेंट अब रुक सा गया है, इसलिए उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। वो सोचता है कि अगर लाइटनिंग को कंट्रोल किया जाए तो शायद वो भी फायर की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। उसके पिता पहले मना कर देते हैं, लेकिन फिर बताते हैं कि उनके एक दोस्त ग्रास ने कभी लाइटनिंग जैसी किसी चीज के बारे में बताया था। वो शियोन को एस्टेरिया शहर चलने का सुझाव देते हैं। शियोन चाहता था कि मैरी भी साथ चले, लेकिन मैरी मना कर देती है और कहती है कि उसे यहीं कुछ काम करना है। शियोन हैरान रह जाता है। मैरी उसे दरवाजे तक छोड़ती है, उसे मजे करने को कहती है और दरवाजा बंद कर देती है। साफ लगता है कि वो अपने जख्मों की वजह से दर्द में है। इसके बाद शियोन और उसके पिता ग्रस्टो ने बताता है कि लाइटनिंग और नाम की एक चीज होती है। उसके पिता पूछते हैं कि उसे पाना इतना मुश्किल क्यों है। ग्रस्ट बताता है कि वो रेयर नहीं बल्कि बहुत भारी और डेंजरस होती है और उसमें से अजीब एनर्जी निकलती है, इसलिए उसे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। शियोन सोचता है अगर लाइटनिंग और एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी जैसी एनर्जी देता है तो उसे सेफली ले जाने का तरीका क्या होगा। फिर वो ग्रस्ट से पूछता है कि क्या कोई ऐसा पेड़ है जिससे चिपचिपा सफेद लिक्विड निकलता हो। ग्रस्ट मना कर देता है। शियोन समझ जाता है कि रबर ट्री यहाँ मौजूद नहीं है। फिर वो ग्लास के बारे में सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि वो मौजूद नहीं होगा। इसके बाद वो उसे रॉक ग्लास के बारे में पूछता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। ग्रस्ट बताता है कि उसे पेपर क्रिस्टल कहते हैं और उसके पास थोड़ा सा है जिसे उसकी खूबसूरती की वजह से संभाल के रखा था। जब शियोन उसे हाथ में लेता है तो सोचता है कि पेपर क्रिस्टल इंसुलेटर बनने में काम आ सकता है, लेकिन उसे शेप कैसे देंगे ये समझ में नहीं आता। ग्रस्ट को ये सब अजीब लगता है और वो बच्चों की सोच समझ में ना आने की बात करता है। शियोन के पिता कहते हैं कि शियोन बच्चों की तरह नहीं सोचता। शियोन फिर बड़े पीस के बारे में पूछता है। ग्रस्ट बताता है कि ट्रेड डिस्ट्रिक्ट में 4000 रियल में मिल सकता है। शियोन सोचता है कितने पैसों में एक परिवार आराम से शानदार खाना खा सकता है। उसके पिता बिना सोचे कहते हैं कि वो वहीं चलेंगे। शियोन हैरान होकर पूछता है कि क्या वो उसके लिए खरीदेंगे। उसके पिता बताते हैं कि बच्चों को पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए और अगर जरूरत हो तो बिना झिझक मांगनी चाहिए। ये सुनकर शियोन बहुत खुश होता है। वो लाइटनिंग और हासिल कर लेता है। इसके बाद शियोन एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और सोचता है कि अगर सब ठीक रहा तो कुछ ऐसा होगा। उसकी माँ उसे मैजिक इस्तेमाल करके देखकर बहुत खुश होती है। शियोन मैजिकल एनर्जी इकट्ठा करके लाइटनिंग और की तरफ भेजता है। दोनों एनर्जी के टकराने से जोरदार रिएक्शन होता है। उसके पिता सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उसे हिम्मत देते हैं, लेकिन तभी शियोन अपनी वही बेवकूफी वाली हंसी हंसने लगता है। उसकी माँ बस ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसका बेटा बहुत खुश है, जबकि उसके पिता अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। शियोन खुशी से उछलने लगता है और समझ जाता है कि जब उसने लाइटनिंग और पर मैजिक इस्तेमाल किया तो उसके हाथ नहीं चले। शियोन ने महसूस किया कि उसकी मैजिकल एनर्जी सिर्फ आग पैदा करने के लिए काम नहीं थी, इसमें और भी चीजें करने की ताकत थी। अब वो अपने मन की तरफ मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। बाद में शियोन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैजिक एनर्जी में कैसे बदले। उसे लगा कहीं उसने गलती की। उसने ध्यान से सोचा और समझा कि एनर्जी हमेशा स्पेयर की तरह छोड़ने की जरूरत नहीं। उसने इसे अलग रूप में सोचा और ये उसी रूप में बाहर आ गई। शियोन बहुत गुस्सा हुआ और अपनी बहन को बताने लगा, लेकिन उसे उसका कमरा खाली मिला। उसने देखा कि मैरी ने अपने बैंडेजेस हटा लिए थे, जिससे वो थोड़ी परेशान हुआ। शियोन नदी के पास गया और वहां देखा कि मैरी पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रही थी। उसकी ट्रेनिंग स्टिक टूट गई थी। मैरी ने शियोन को देखकर हैरान होकर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शियोन ने कहा कि वो माफी मांगने आया है क्योंकि उसने हमेशा उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन जब मैरी को उसकी जरूरत थी वो उसके लिए थी। मैरी ने कहा कि वो परेशान नहीं है, बस उसे जलन हुई क्योंकि उसने हमेशा मेहनत की थी, लेकिन जब समय आया कुछ हुआ नहीं, वो कुछ कर नहीं पाई। वो खुश थी कि वो बच गई, लेकिन खुद पर भरोसा भी था कि वो मदद नहीं कर पाई। शियोन ने उसे गले लगाया और कहा कि उसने उसके इन फीलिंग का अंदाजा नहीं लगाया। उसने कहा कि अब से अगर कुछ होगा वो हमेशा उसके साथ रहे। उस दिन से मैरी शियोन से दूर नहीं हो पाई। शियोन ने उसे धीरे से समझाया कि उसे थोड़ी जगह चाहिए ताकि वो मैजिक टेस्ट कर सके। मैरी थोड़ी दूर हो गई लेकिन खुश नहीं थी। शियोन ने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू की और पाया कि वो अपनी मैजिकल एनर्जी को किसी भी शेप में बढ़ा सकता है, लेकिन ये देखकर उसे समझ में आया कि उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ताकत बढ़ गई। बड़े होने पर एनर्जी पतली और कम घनी हो गई और बाहर की चीजों पर असर कम पड़ता है। उसने एनर्जी को कंडेंस किया जिससे ये छोटा और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। इसे जलाकर उसने बहुत ताकतवर मैजिक रिलीज की। पिता और मैरी दोनों चौंक गए। शियोन ने महसूस किया कि ये उससे भी बेहतर हुआ। उसने इस स्पेल का नाम फ्लेयर रखा। फिर शियोन ने लाइटनिंग स्टोन पर इस्तेमाल किया, लेकिन एनर्जी कमजोर थी और स्टोन ने कई तरह की हरकतें की। फिर भी उसे ये खुशी थी कि वो एनर्जी को रिलीज करना और शेप और डेंसिटी बदलना सीख गया। उसने बहुत सारे एनर्जी इकट्ठा की और लाइटनिंग स्टोन की ओर भेजा। एनर्जी के टकराने पर अचानक धमाका हुआ और शियोन गिर पड़ा। मैरी और रोज उसकी ओर भागी, लेकिन शियोन ने कहा कि वो ठीक है। मैरी ने देखा
कि लाइटनिंग स्टोन एनर्जी की ओर खींची है। शियोन ने महसूस किया कि मैजिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज असीमित होती हैं, लेकिन उसकी समझ अभी पूरी नहीं थी। उसे और भी क्रिएटिविटी की जरूरत थी। शियोन ने सोचा कि शायद अब तक सब कुछ इतना आसान नहीं है कि उसने ये मान लिया कि दुनिया उसे सिर्फ मैजिक बनाने के लिए लाई है। तभी उसके पिता गस्ट के साथ आए। शियोन और गस्ट मेज के पास बैठे। शियोन ने देखा कि गस्ट बहुत परेशान और गंभीर लग रहा है। शियोन के पिता ने शियोन से पूछा कि वो याद है कि उसने लाइटनिंग और कैसे निकाला था। शियोन ने कहा कि हाँ। पिता ने गस्ट की ओर इशारा किया और बताया कि उसने वही मेथड इस्तेमाल किया जो शियोन ने दिखाया था और वो अब इसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलना चाहता है। गस्ट ने शियोन से माफी मांगी क्योंकि उसने बिना पूछे इस आइडिया का फायदा उठाने की कोशिश की थी। शियोन ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिता ने बताया कि ये अकेली समस्या नहीं है। जब उन्होंने गस्ट के वेयर हाउस में देखा तो लाइटनिंग स्टोन अनकंट्रोलेबल एनर्जी डिस्चार्ज कर रहे थे और उन्हें स्टोर करना बहुत मुश्किल था। कुछ लोग स्टोन खरीद गए थे, लेकिन जल्दी कोई नहीं चाहता था। अब सिचुएशन वही थी जो वो देख रहे थे। गस्ट ने शियोन से मदद मांगी कि क्या वो स्टोन बेचने और एनर्जी डिस्चार्ज करने की समस्या को सॉल्व कर सकता है। उसने बताया कि अगर 3 दिन में सॉल्व नहीं हुआ तो उसे सभी को पैसे वापस करने पड़ेंगे और वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। शियोन कुछ समय चुप रहा, सोच में पड़ा और फिर कहा कि वो सॉल्यूशन ढूंढेगा। ग्रस्ट बहुत खुश हुआ, लेकिन शियोन ने चेतावनी दी कि अभी सर्टेनिटी नहीं है। शियोन ने स्टोन को देखा और समझा कि उनके एग्रीमेंट की वजह से एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है। ग्रस्ट ने दिखाया कि अगर स्टोन को पास लाया जाए तो स्पार्क्स निकलते हैं। शियोन ने ध्यान से देखा और प्रोसेस को समझा। ग्रस्ट ने फिर से एक मेल्टेड स्टोन दिखाया जिसे उसने लाइटनिंग और को पिघला कर बनाया था। शियोन ने 2 मेल्टेड स्टोन को पास रखा, लेकिन कोई स्पार्क नहीं हुआ। उसने समझा कि मेल्टिंग प्रोसेस में स्टोन की एनर्जी खत्म हो जाती है। उसने लाइटर निकाला और फ्लेयर स्पेल से छोटी सी आग जलाई जिसे मैजिकल फायर की शक्ति और इंट्रैक्शन दिखाई दी। ग्रस्ट चौंक गया, लेकिन शियोन ने उसे काम करने के लिए कहा। पिता ने ग्रस्ट को भरोसा दिलाया कि वो पहले से जानते थे। शियोन ने देखा कि मैजिकल लाइफ से प्रोसेस्ड स्टोन में भी स्पार्क आ सकती है। उसने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ समय बाद नए स्टोन को पास रखा। स्पार्क्स निकल गई। शियोन ने नए स्टोन्स का नाम आयन लाइटनिंग रखा। उन्होंने तुरंत प्रोडक्शन शुरू किया और 3 दिन नॉन स्टॉप काम करके लाइटनिंग पैनल और मैजिकल लाइटर तैयार किए। पिता बहुत खुश हुए। मैरी भी गर्व महसूस कर रही थी। शियोन ने क्वाइटली सोचा कि उसे डर था कि मैरी फिर जेलस होगी, लेकिन वो खुश थी। ग्रस्ट ने शियोन की तारीफ की और मदद का वादा किया। शियोन ने मैजिकल फायर का नया एक्सपेरिमेंट किया। उसने कैंडल को फ्लेयर स्पेल से जलाया और कवर किया। कवर हटाने पर भी आग जल रही थी। उसने देखा कि मैजिकल फायर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रखती, ये नेचुरल फायर से अलग थी। उसने फ्लेयर स्पेल से आग को डिस्टेंस पर फेंका और मैरी की मैजिकल एनर्जी उसे टकराई, जिससे बड़ी एक्सप्लोजन हुई और मैरी गिर गई। शियोन ने तुरंत देखा कि वो ठीक थी। उसने महसूस किया कि थोड़ी मैजिकल एनर्जी भी फ्लेयर फ्लेम से मिलकर बहुत बड़ी एक्सप्लोजन पैदा कर सकती है। शियोन ने समझा कि मैजिकल एनर्जी सिर्फ इग्निशन नहीं है, बल्कि इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं। वो एक्साइटेड था कि वो मैजिक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने देखा कि एनर्जी को शेप और डेंसिटी में मैनिपुलेट करना पावरफुल रिजल्ट देता है। उसने एनर्जी कंडेंस कर बर्स्ट रिलीज किया और पिता और मैरी दोनों काफी शॉक्ड रह गए। उसने इस स्पेल का नाम फ्लेयर रखा और इसे मैजिकल एबिलिटीज में बड़ा अपग्रेड माना। शियोन ने लाइटनिंग स्टोन पर भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन शुरू में एनर्जी वीक थी और इंट्रैक्शन नहीं हुआ। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ, लेकिन खुश था कि उसने एनर्जी को रिलीज करना और शेप में कंट्रोल करना सीख लिया। उसने लार्ज मैजिकल एनर्जी गैदर की और लाइटनिंग स्टोन पर रिलीज किया। एक्सप्लोजन हुई और वो गिर गया। मैरी और रोज की मदद को दौड़ी, लेकिन शियोन ठीक था। उसने इंटरनली महसूस किया कि मैजिक में लिमिटलेस पोटेंशियल है, लेकिन अभी क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये एक्सपेरिमेंट शियोन के लिए बहुत सीखने वाला था। उसने देखा कि थोड़ी एनर्जी भी बड़ी रिएक्शन ला सकती है। उसने मैजिक को नई तरीके से समझा और एक्सपीरियंस किया कि नेचुरल फिनोमिना मैजिकल एनर्जी से एनहांस हो सकते हैं। यही कारण था कि उसने मैजिकल फायर के बिहेवियर ऑब्जर्व की और एनर्जी इंटरेक्शन को डिटेल में समझा। शियोन ने पूरी घटनाओं को ध्यान से एनालाइज करना शुरू किया। उसने बहुत सोच विचार के बाद एक नई चीज सोची। वो जल्दी एक नया एक्सपेरिमेंट करने गया। इस बार लाइटनिंग स्टोन के साथ उसने मैजिकल एनर्जी उस स्टोन की ओर भेजी, लेकिन इस बार एक्सप्लोजन नहीं हुआ। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और अपने ट्रेडमार्क हंसी में फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि मैजिकल एनर्जी सिर्फ फायर या स्पार्क नहीं है, बल्कि हवा के साथ इंटरेक्ट करके नए इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। उसने देखा कि जब उसने लाइटनिंग मैजिक एक्टिवेट करने की कोशिश की थी तो विंड रेजिस्टेंस के साइंस दिखे थे। फ्लेयर फ्लेम को कवर करने पर ऑक्सीजन ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब उसे समझ में आया कि मैजिकल एनर्जी हवा की तरह बिहेव करती है और फिजिकल सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करने पर उनकी प्रॉपर्टीज को एम्पलीफाई कर सकती है। इसे डिस्कवरी से शियोन बहुत एक्साइटेड हो गया। रोज और मैरी भी उसकी खुशी में शामिल हुए। बाद में शियोन ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मिस्टर ग्रास ने उसके लिए लेदर और पेपर क्रिस्टल से 2 ग्लव्स बनाए थे। शियोन ने ग्लव्स पहनकर कई टेस्ट किए। उसने फायर जनरेट की, जिससे बहुत बड़े एक्सप्लोजन हुए और सभी दंग रह गए। जिसके बाद उसने लाइटनिंग स्पेल रिलीज किया, जिससे कंसंट्रेटेड लाइटनिंग बीम बनी। उसने महसूस किया कि उसका रिसर्च अब एक नए माइलस्टोन छू चुका है। उसके पिता पास खड़े रहे पूरी तरह। मैरी खुशी से दौड़ी और शियोन की तारीफ की। शियोन अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया और रोने लगा। मैरी और रोज उसे कंफर्ट करने लगी, जबकि उसके माता पिता और ग्रस्ट गर्व से देख रहे थे। उस रात जब घर शांत था, शियोन ने अपने पिता, माता और ग्रस्ट की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनी। ग्रस्ट कह रहा था कि शियोन की मैजिक बहुत अमेजिंग
अमेजिंग है और ये बात वैल्यूएबल बन सकती है। पिता ने कहा कि शियोन बहुत समझदार है और अपनी एबिलिटीज किसी के सामने नहीं दिखाएगा। मॉम ने कहा कि वो अभी बच्चा है और फिर डैड ने कहा कि शियोन बहुत क्लेवर और शार्प और उसे रोकना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमें उस पर अनट्रस्टेड किया गया है। शियोन के दिल की धड़कन रुक गई। उसने सोचा कि क्या मैं इस परिवार का बायोलॉजिकल हिस्सा नहीं हूँ। यह रियलाइजेशन उसे अंदर तक हिला गया। शियोन ने फिर से मेहनत से ट्रेनिंग शुरू की और अंत में एक वुडन बोर्ड को पावरफुल लाइटनिंग स्पेल से तोड़ने का फैसला किया। मैरी और रोज बहुत खुश हुई और उसकी प्रोग्रेस की तारीफ की। शियोन ने अपने इंप्रूवमेंट्स के लिए स्पेल की फेमिलियरिटी को क्रेडिट दिया और सिंसियरली मैरी और रोज का सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया। शियोन ने पिता के वर्ड्स और खासकर मैरी की फीलिंग्स को याद किया। एक फ्लर्टिंग थॉट उसके मन में आया, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन से जुड़े नहीं हैं, कि हम समडे शादी कर सकते हैं। वो तुरंत ये सोच हटा देता है और अपने मैजिकल एक्सपेरिमेंट पर ध्यान लगाने का फैसला करता है। उसने कंपोजिट मैजिकल टेक्निक पर काम करना शुरू किया, जिससे मैजिकल एनर्जी एम्पलीफाई और कंसंट्रेशन बढ़े। वो ये सोच रहा था कि दो मैजिकल एलिमेंट को मर्ज करके स्पेल को और मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन जब उसने स्पेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया तो कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं आया। डिटरमाइंड होकर शियोन नदी की तरफ गया और कई बार स्पेल ट्राई किए, लेकिन हर बार फेलियर हुई। वो फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज हो गया कि ये क्यों काम नहीं कर। मैरी और रोज भी पल्स थे, लेकिन उन्होंने देखा कि शियोन अपनी डिस्कवरी पर फोकस कर रहा है। उसने उन्हें समझाया कि पिछले एक्सपेरिमेंट में मैजिकल एनर्जी हवा में प्रॉपर्टीज लेती थी, इसलिए उसने इसे पानी में डायरेक्ट किया, लेकिन वाटर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। फायर और लाइटनिंग के कॉन्ट्रास्ट में मैजिकल एनर्जी पानी को इफेक्ट नहीं कर रही थी। शियोन फिर भी हार मानने वाला नहीं था और उसने अगले एक्सपेरिमेंट की तैयारी शुरू की। शियोन ने इस बार सफल होकर पानी को हवा में तैरने लाने में कामयाबी पाई। मैरी बहुत खुश हुई और उसके एक्सपेरिमेंट को देखकर रोज भी इम्प्रेस हो गई। शियोन ने महसूस किया कि उसने एक और नई डिस्कवरी की है। हालांकि उसने ध्यान दिया कि पानी पर उसका असर अब भी वीक था और उसमें असली पावर नहीं थी। उसने समझा कि वाटर एलिमेंट पर कंट्रोल पाने के लिए उसे अभी बहुत सीखना बाकी है। उसने कोशिश की कि पानी को हाथ से उठाए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसने अपने हाथों पर बड़ी नमी महसूस की और सोचा कि ये उसकी मैजिकल एनर्जी के बराबर है जो उसने रिलीज की थी। फिर उसने बड़ी मात्रा में मैजिकल एनर्जी रिलीज की, जिससे मैरी और रोज दोनों शॉक हो गए। इस बार वो पानी को अपने हाथ में गैदर करने में सफल हुआ। मैरी हैरानी से देख रही थी कि पानी का स्फीयर कहां से आया। शियोन ने समझाया कि उसने मैजिकल एनर्जी फैलाकर एयर में मौजूद वाटर पार्टिकल्स को गैदर किया, जिससे पानी का स्फीयर बना। उसने इस वाटर बेस्ड स्पेल का नाम एक्वा रखा। मैरी और रोज ने भी ये स्पेल ट्राई किया, लेकिन वो वाटर स्फीयर तुरंत उनके चेहरे पर एक्सप्लोड हो गए, जिससे वो दोनों हंस पड़े। शियोन खुश था कि अब मैरी और रोज भी अलग अलग मैजिक कास्ट करने में कैपेबल है। बाद में शियोन अपने माता पिता के साथ राइड कर रहा था और सोच रहा था कि मैजिकल एक्सपेरिमेंट का दूसरा फेज शुरू करने का समय आ गया है। फिर शियोन और ग्रेस गिल्ड तक गई ताकि मिशन एक्सेप्ट कर सके। मैरी और रोज भी साथ थी। शियोन ने तय कर लिया था कि वो करे ताकि देख सके कि मॉन्स्टर पर मैजिक का असर होता है या नहीं। ग्रेस ने मैरी और रोज को कहा कि उनके आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैरी ने फर्म रहकर कहा कि वो भागना नहीं चाहती, वो मजबूत बनना चाहती है। रोज ने भी कहा कि वो भी मजबूत बनना चाहती है। उनकी डिटर्मिनेशन देखकर ग्रेस ने हाँ कर दी और कहा कि चलो गिल्ड में एंटर करते हैं। ग्रेस को ये देखकर प्लेटिनम रैंक एडवेंचर बताया। रिसेप्शनिस्ट ने उनके बच्चों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में पूछा। ग्रेस ने 3 फॉर्म मांगे। रिसेप्शनिस्ट ने क्यूरियोसिटी से देखा कि पीछे कौन खड़ा है। पीछे शियोन के माता पिता खड़े थे। सभी हैरान हो गए। शियोन के पिता ने बताया कि अभी वो उन्हें सपोर्ट करने आए हैं और उन्होंने डायमंड रैंक एडवेंचर होने का खुलासा किया। गिल्ड में सब चुप हो गए क्योंकि डायमंड रैंक बहुत रेयर प्रेस्टीज रैंक थी। शियोन के पिता ने बस कहा कि रजिस्ट्रेशन पूरा करो, बाद में बात करेंगे। बच्चे उनकी बात मानकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने लगे। गिल्ड के बाहर पिता ने उनसे पूछा कि क्या करना चाहते हो। सभी ने गिल्ट महसूस करके माफी मांगी। पिता ने कहा कि उन्होंने ये सब उम्मीद की थी। शियोन हैरान था कि पिता को पहले से पता था कि वो मॉन्स्टर हंटिंग के लिए रजिस्टर करने वाले थे। पिता ने क्लेरिफाई किया कि उन्हें एग्जैक्ट प्लान नहीं पता था, लेकिन उन्हें शक था कि कुछ स्कीम चल रही है। उन्होंने देखा था कि मैरी कुछ दिन से उनकी और मॉम की आंखों में देख नहीं रही थी, जो क्लियर था कि वो कुछ छुपा रही थी। मैरी ने फिर माफी मांगी। पिता ने कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि बच्चों ने इतना डेंजरस प्लान बनाया। सभी ने फिर माफी मांगी। ग्रेस ने उनकी डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन शियोन के पिता ने उसे रोक दिया और कहा कि वो लास्ट पर्सन है जो उनके डिफेंस में बोल सकता है। पिता ने बच्चों से उनके प्लान्स की एक्सप्लेनेशन मांगी। उन्होंने रीजनिंग सुनी और समझा कि बच्चे गिल्ड में रिस्ट्रिक्टलेसली नहीं आए थे, बल्कि उनके पास एक क्लियर गोल था। शियोन के पिता ने माना कि उन्होंने उनके फैसले में जो एक चीज रिस्पेक्ट की वो ये थी कि उन्होंने किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के साथ जाने का नहीं सोचा। अगर वो खुद भी नहीं आते तो उन्होंने भरोसा था कि ग्रेस्ट उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उन्होंने बच्चों को याद दिलाया कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है और कोई भी पूरे सपोर्ट का गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने समझदारी और फ्रेमनेस के साथ कहा कि अगर वो फिर कभी ऐसा डेंजरस काम करने का प्लान बनाए तो पहले उन्हें जरूर इन्फॉर्म करें। साथ में मौजूद एडवेंचरस होना फायदा होगा। शियोन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि पिता उनके साथ आएंगे। पिता ने हाँ कहा, जिससे सभी बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद ग्रुप अपने मिशन पर निकल पड़ा। जब उन्हें 4 मॉन्स्टर का ग्रुप मिला, शियोन के पिता अकेले ही उनका सामना करने लगे। जैसे ही क्रिएचर ने अटैक किया, उन्होंने उन्हें बेहद तेजी से खत्म कर दिया। ग्रेस ये सब देखकर उनकी
मॉन्स्टर्स स्ट्रेंथ पर काफी शॉक्ड करने लगा। पिता ने कैजुअली कहा कि अब उन्हें सेफली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शियोन शॉक में रह गया। वो हमेशा से जानता था कि पिता स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके एक्शन को देखना इमेजिनेशन से बाहर था। वो हेल्पलेस महसूस करने लगे। क्या उनके होने का कोई मतलब था जब पिता जैसे पावरफुल व्यक्ति साथ थे? पिता ने शियोन के थॉट को समझा और रीअश्योरेंस दिया कि और मॉन्स्टर आएंगे और अगली बार बच्चों को फाइट करने का मौका मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा, अगली वेव ऑफ क्रिएचर्स सामने आएगी। पिता ने क्विकली एक्सेस किया और पाया कि ये क्रिएचर गॉब्लिन्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए ये बच्चों के लिए आइडियल ओपोनेंट्स थे। मैरी नर्वस थी और हेजिटेट कर रही थी। पिता ने उनकी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की और बताया कि मॉन्स्टर के पास लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है। शियोन ने तुरंत समझ लिया कि उनकी मैजिक इस फाइट में बहुत इफेक्टिव होगी। शियोन ने अटैक किया और पावरफुल स्पेल से कई मॉन्स्टर एक साथ खत्म कर दिए। लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रेट करने वाला था, एक क्रिएचर पीछे से उसके ऊपर लांगा फैटल ब्लो देने के लिए। मैरी ने लास्ट मोमेंट पर इंटरवेंस किया और उसे बचा लिया। रोज भी अपनी जगह मजबूत से खड़ी रही और कॉम्बैक में स्किल दिखाई। तीनों ने रीग्रुप किया और कोऑर्डिनेट अटैक किया। रेनिवेट डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बचे हुए क्रिएचर को मिलाकर हराया और लगता था कि विक्ट्री हासिल हो गई। लेकिन जैसे ही थोड़ी रिलीफ महसूस हुई, एक और मॉन्स्टर छाया से बाहर आया और उन्हें सरप्राइज कर दिया। शियोन ने जल्दी रिएक्ट किया और एक क्रिएचर को समय रहते खत्म कर दिया, जिससे उनकी सेफली बनी रही। उन्होंने एक दूसरे की मदद के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस की। मैरी अभी भी ब्रेथ कैच करते हुए शियोन की तरफ मुड़ी और महसूस किया कि उसके साइड में फाइट करने से उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ी है। उसके साथ वो फाइनली अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास करने लगी। शियोन ने अंदर से सोचा कि ब्लड टाई उनके रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करते। मैरी हमेशा उसकी बड़ी बहन रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पिता पास आए और उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्होंने उनकी मूवमेंट और टीम वर्क को एक्नॉलेज किया। बिना देर किए उन्होंने बताया कि अब दूसरा बैटल शुरू होगा, ताकि उन्हें रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिल सके। उन्होंने और मॉन्स्टर के होने के संकेत लिए थे और आगे बढ़ने को कहा था। शियोन के पिता ही रेनल्डल स्पेस देखकर स्टन रह गए, लेकिन सरप्राइज प्रोसेस करने का समय नहीं मिला। उन्होंने एक और बैटल लड़ी और पूरी ताकत से मॉन्स्टर को हराया। जीत के बाद भी एग्जीक्यूशन जल्दी महसूस होने लगी। मैरी पूरी तरह डिलेट थी और उसने कहा कि अब वो फाइट नहीं कर सकती। पिता ने फिर से उनकी एफर्ट्स की तारीफ की। ग्रेस्ट ने जॉकिंगली कहा कि उसे लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया। शियोन ने माना कि पिता के साथ कॉम्बैट में पेस बनाए रखना बहुत मुश्किल चैलेंज था। मैरी ने कहा कि एग्जीक्यूशन के बावजूद उन्होंने बैटल से बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन किया। उन्होंने समझा कि अब वो कॉम्बैट में पहले से बेहतर। शियोन ने अग्री किया और माना कि उनकी लाइटनिंग अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव हुई है। रोज ने भी कहा कि उन्होंने कई नई चीजें सीखी जो पहले नहीं जानती थी। उनकी एग्जीक्यूशन को देखते हुए पिता ने कहा कि वो और ग्रेस्ट फॉलन मॉन्स्टर से स्पॉइल गैदर करेंगे, जबकि बाकी लोग ब्रेक लेंगे। रेस्ट करते हुए शियोन की नजर पास की एक डार्क केव पर गई। शियोन के पास की एक डार्क केव देखने में क्यूरियोसिटी हुई। वो जाने का फैसला किया। मैरी और रोज थोड़े हेजिटेट थे, लेकिन उन्होंने उसका साथ दिया। जैसे ही वो अंदर गई, उन्होंने एक अजीब और अनईजी फीलिंग हुई कि पूरी तरह अंधेरे में थी और वहाँ का माहौल डरावना लग रहा था। मैरी और रोज ने महसूस किया कि शायद अंदर जाना मिस्टेक था। चारों तरफ खतरा छिपा हुआ लग रहा था। जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, शियोन ने आगे एक हल्की रोशनी देखी। धीरे धीरे पास गए तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज दिखी। एक फेरी केज में फंसी हुई थी। शियोन ने उसके पास जाकर उसे फ्री करने का सोचा। फेरी डर और उड़ने की कोशिश करने लगी। मैरी और रोज उसकी रिएक्शन देखकर कंफ्यूज हो गए, लेकिन शियोन ने बिना हेजिटेशन उसके केज को अनलॉक किया। फेरी थोड़ी देर शॉक रही, फिर अचानक केज से बाहर निकलकर उड़ गई। सभी ने इसे देखते हुए काफी हैरान हुए। फेरी दूर उड़ गई और उन्होंने उसे सेफली अपने घर पहुंचने की ब्लेसिंग दी। वो कैंप लौटे, लेकिन वहां उन्हें अनयूजुअल सीन देखने को मिला। शियोन के पिता नर्वस दिख रहे थे, जैसे किसी बुरी घटना की उम्मीद कर रहे हो। वो अननोटिस लीव करने लगे, लेकिन शियोन की मदर सामने आ गई और उन्हें रोक लिया। उसने प्राइवेट कन्वर्सेशन रिक्वेस्ट की और थोड़ी देर बाद उनकी शाउटिंग की आवाज आई। कुछ समय बाद मदर काम लेकिन फॉर्म मोड में लौट आई। उसने बताया कि वो पहले से जानती थी कि वो मॉन्स्टर हंटिंग मिशन पर जा रहे थे। पिता ने भी पहले ही उसे बता दिया था। शियोन कंफ्यूज था कि अगर उसने पहले से जानती थी तो उसने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट क्यों किया। मदर ने बताया कि उसने रेयरली देखा था कि वो फादर के साथ बैटल से घायल होकर लौटते हैं। वो जानती थी कि जब फादर फोकस्ड होते हैं तो उन्हें आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। वो श्योर थी कि फादर ने मैक्सिमम मॉन्स्टर फाइट किए होंगे और चिल्ड्रन को अननेसेसरी रिस्क लेने दिए होंगे। उन्होंने साफ किया कि वो उनके स्ट्रॉन्गर बनने की इच्छा से नाराज नहीं है। उनकी एक ही रिक्वेस्ट थी कि वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। शियोन और मैरी मदर की बातों से डीपली मूव्ड हुए और उन्हें वरी करने के लिए अपोलोजाइज किया। मदर ने उनकी सिंसियरिटी देखी और उन्हें बस वॉशअप करके खाना खाने के लिए कहा और मैटर को बंद कर दिया। उसके बाद शियोन गोब्लिन से लड़ रहा था और नया स्पेल ट्राई करना चाहता था। उसने एयर का व्हिरलविंड बनाया, उसे मैजिकल बैरियर में रैप किया
और पावर बढ़ाकर एक स्टॉर्म तैयार किया जो गॉब्लिन को मार गिराया। स्पेल कास्ट करने के बाद वो खुश था लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था क्योंकि स्पेल बनने में समय बहुत लगा। लेकिन इसका मेन पर्पस अटैक नहीं था। उसने सोचा कि उसे इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। फिर मैरी और रोज उसके पास आए। 2 साल में सभी ने मॉन्स्टर के साथ फाइटिंग में काफी ग्रो किया था। वो सब खुश थे क्योंकि उन्होंने एक गॉब्लिन ग्रुप को टेक डाउन किया था। बाद में वो सिटी में वॉक कर रहे थे। शोन आसपास देख रहा था। रोज ने पूछा कि क्या हुआ। शोन ने कहा कुछ नहीं, लेकिन अंदर से वो सोच रहा था कि उसने कोई भी पर्सन मैरी और रोज की तरह मैजिकल ऑरा वाला नहीं देखा। ये बात कर रहे थे कि हाल ही में मॉन्स्टर की संख्या काफी बढ़ गई है। गिल्ड में एडवेंचर्स और मिशंस ज्यादा आने लगे हैं। गॉब्लिन्स के नंबर्स बढ़ने पर वो सरप्राइज थे क्योंकि गॉब्लिन्स स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और सिर्फ डेंजरस एरिया में आते हैं। उन्होंने वैग्रेंट्स और नंबर में भी काफी इंक्रीज पाया। मैरी ने सुझाव दिया कि वो गेस्ट जाएं और वो गए। गेस्ट ने वार्मली उनका स्वागत किया और कहा कि वो जितना चाहे वहां रह सकते हैं क्योंकि उस दिन ज्यादा कस्टमर नहीं थे। शियोन ने मेटल मेल्ट करने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन गस ने कहा कि आज मदद करने की जरूरत नहीं है। उसने शियोन को एक नए ग्लव्स दिए जो उसने तैयार किए थे। शियोन बहुत खुश हुआ और पूछा कि इतनी जल्दी कैसे बन गए। गस ने कहा कि ग्लव्स का इतना जल्दी इस्तेमाल करना यह दिखाता है कि शियोन ग्रो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फिर गस ने उनकी प्रोग्रेस के बारे में पूछा कि वो बिना उसके या गायवान मतलब शियोन के पिता के भी अच्छी स्थिति में थे। मैरी ने बताया कि वो सिल्वर रैंक तक पहुंचने वाले हैं। गस्ट सरप्राइज हुआ और कहा कि इतनी एज में किसी ने भी शायद इस रैंक को अचीव नहीं किया होगा। रोज ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि गस्ट और गायवान ने इस एज में ये रैंक पा लिया होगा। गस्ट ने बताया कि इस एज में उन्हें गिल्ड में रजिस्टर नहीं किया गया था क्योंकि तब गिल्ड आम नहीं थे। इसी बीच शियोन अपने नए ग्लव्स टेस्ट कर रहा था। मैरी ने पास आकर कहा कि अब वो कई टाइप ऑफ मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। अगर और मैजिक सीखने लगे तो क्या करेंगे। शियोन ने कहा कि वो पहले से ही प्लान कर रहा है और मैजिक सीखना चाहता है। मैरी ने कि वो अब पहले से बेटर है और शियोन की वजह से लैंप्स क्रिएट कर पाए। वो ये बता रही थी कि गॉब्लिन से जिनसे बचाया कोई और शायद ऐसा नहीं कर सकता था। शियोन उनके वर्ड्स में मूव हुआ। मैरी ने कहा कि मैजिक सिर्फ फाइटिंग से नहीं और भी चीजों में यूज हो सकती है। शियोन सरप्राइज्ड हुआ। मैरी ने बताया कि उनके फादर ने भी ये कहा था मैजिकल पावर का गुड और बैड दोनों साइड होते हैं, लेकिन वो सोचती है कि इसमें बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। बाद में शियोन अपने पिता के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उनकी बैटल इंटेंस थी। जब पिता जीतने वाले थे शियोन ने जंप करके अर्थ स्पेल इस्तेमाल किया जिससे पिता जमीन में सिंक हो गए और शियोन जीत गया। पिता सरप्राइज थे और पूछा कि ये स्पेल क्या था। शियोन ने बताया कि एयर को ग्राउंड में भेजा, प्रेशर बढ़ा और होल बनाया। फिर उसने कहा कि मैजिकल अटैक एक्टिवेट करते समय मूव करना एग्जॉस्टिंग है, इसलिए फिजिकल एबिलिटीज पर काम करना होगा। पिता ने कहा कि बिगिनर के लिए ये कुछ भी नहीं है और शियोन बहुत इंप्रूव हुआ। शियोन ने कहा कि अटैक हमेशा प्लान के अनुसार नहीं जाता और भविष्य में वो एयर का यूज फ्लाइंग के लिए करना चाहता है। पिता ने हंसते हुए कहा कि ये बड़े ड्रीम्स है। मैरी आई और कहा कि वो भी फादर के साथ ट्रेन करना चाहती है। उनकी बैटल भी इंटेंस थी। शियोन ने देखा कि मैरी फास्ट हो गई है लेकिन बहुत रेकलेस भी है। पिता ने उसे हराया और मैरी फ्रस्ट्रेटेड होकर जमीन पे गिर गई। उसने कहा कि वो जीत नहीं सकती। पिता ने उसे रीअश्योर किया कि जल्दी मत करो, वो एक दिन जीत जाएगी। मैरी मुस्कुराई और फिर से ट्रेनिंग में लगी रही। शियोन ने पिता से पूछा कि मैरी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। पिता ने कहा कि वो अमेजिंग है, हाई लेवल स्वॉर्ड्समैन जैसी स्किल है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी इनक्रेडिबल है। शियोन शॉक में था और पूछा कि क्या ये उसके मैजिकल एनर्जी की वजह से है। पिता ने कहा कि शायद है, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं, मैरी ठीक होगी। बाद में शियोन और मैरी रोज से मिले। रोज ने माफी मांगी कि उसने उनकी मदद मांगी क्योंकि वर्कर्स कम थे। मैरी ने कहा कि फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। शियोन ने पूछा कि किस चीज में मदद चाहिए। रोज ने कहा कि पेस्टिस जैसे वॉर्म्स हटाने हैं। उन्होंने हेल्प किया। शियोन के लिए कोई मुश्किल नहीं थी लेकिन मैरी स्ट्रगल कर रही थी। माहौल बहुत चेयरफुल था और दिन खत्म होने तक मैरी ने कहा कि वो बहुत टायर्ड हो चुकी है लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटर करेगी। शियोन ने फिर से मदद करने का फैसला किया। मैरी ने अगली बार ज्यादा पेस्ट इकट्ठा करके उन्हें मारने की कोशिश करने की ठानी। तभी आसमान में बादल घिर आए और अजीब रंग की हल्की रोशनी दिखी। सभी बारिश से बचने के लिए भागे। अचानक मैरी गिर पड़ी और बेहोश हो गई। शियोन दौड़ा और उसके पास गया लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। शियोन और रोज दोनों शॉक में रह गए। उन्होंने मैरी को घर ले जाकर उसका टेम्परेचर चेक किया और पाया कि वो बहुत ठंडी थी। शियोन के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा घबरा गए। थोड़ी देर बाद मैरी की आंखें खुली लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बिल्कुल मोशनलेस रही। रोज ने बताया कि शायद मैरी को लेथर्जी डिजीज हो गई है जो एस्टीरिया में फैल रही थी। बहुत से लोग चलते चलते गिर जाते हैं और मोशनलेस हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो बस बैठे रहते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। इस डिजीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और अब तक कोई भी इससे जल्दी ठीक नहीं हुआ। शियोन के फादर ने तय किया कि मैरी को एस्टीरिया के डॉक्टर के पास ले जाया जाए। शियोन ने इंसिस्ट किया कि वो अपने फादर के साथ जाएगा ताकि मैरी की देखभाल अच्छी तरह हो सके। रास्ते में शियोन ने लाल रोशनी देखी जो उसने पहले भी देखी थी। उसने समझा कि मैजिकल एनर्जी हो सकती है। तभी 4 ब्लड वुल्व्स उनके चारों ओर आ गए जो इंसानों पर अटैक करने के लिए हमेशा भूखे रहते हैं। शियोन ने मैजिकल स्पेल से वुल्व्स पर अटैक करना शुरू किया लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा। फादर दूसरी तरफ से लड़े लेकिन उनका मुकाबला करना मुश्किल था। अचानक सभी वुल्व्स आगे गए। अजीब हवा चली और एक स्ट्रेंज मैजिकल बीस्ट सामने आया।
शियोन ने अटैक किया लेकिन स्पेल उस पर कोई असर नहीं कर पा रहा था। उसने पहले गॉब्लिन के तरीकों को याद किया और उसी तरह अटैक किया जिससे बीस्ट को चोट लगी। बीस्ट ने कैरिज के ऊपर उड़कर अटैक करने की कोशिश की लेकिन पास रखे इलेक्ट्रिक लैंप के कारण बीस्ट काफी इफेक्ट हो गया और वहां से भाग गया। शियोन को फादर ने पकड़ लिया और वो सुरक्षित रहे। कैरिज में वो आगे बढ़े और जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से लोग मैरी जैसी डिजीज से इफेक्टेड थे। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कंफर्म किया कि मैरी को लेथर्जी डिजीज है। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं था। शियोन बहुत अपसेट हुआ और फादर ने उसे शांत किया। शियोन ने अपनी सिस्टर के साथ बिताए हुए पल याद किए और बहुत इमोशनल हो गए। अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैरी को एस्टीरिया में छोड़ देंगे जब तक कि क्योर ना मिल जाए। उन्हें ग्रास की प्रॉपर्टी मिली जो वेयर हाउस के लिए यूज होने वाली थी। ग्रास ने इसे उन्हें दे दिया। शियोन के पेरेंट्स ने धन्यवाद किया। ग्रास सैड था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैरी जैसी अच्छी लड़की को डिसीज क्यों हुआ। उसके वर्ड से मैरी के पेरेंट्स भी उदास हुए। रोज भी मैरी की चेकिंग करने आई जो अभी मोशनलेस थी। शियोन उसके पास बैठा और उसे आराम दिलाने की कोशिश कर रहा था। शियोन के फादर ने उसे बताया कि वो किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। शियोन ने सोचा कि डॉक्टर होगा लेकिन फादर ने बताया कि ऐसा नहीं है। फादर ने शियोन को बताया कि 4 दिन पहले शियोन ने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसी मॉन्स्टर की वजह से कई लोग मर गए। अब वही मॉन्स्टर और इंसिडेंट क्रिएट कर सकता है। शियोन को बताया गया था कि केवल वही उस मॉन्स्टर को रोक सकता है। शियोन ने कहा कि वो हमेशा अपनी सिस्टर के पास रहेगा क्योंकि वही उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। फादर ने समझाया कि मैरी की सेफ्टी सबसे पहले है लेकिन शियोन पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की मदद करे और विक्टिम की संख्या कम करे। शियोन फादर की बातें सुनकर बहुत अफेक्टेड हुआ और उसने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसके बाद शियोन ने महसूस किया कि उसकी सिस्टर की मैजिकल एनर्जी अब उसके पास नहीं। वो जल्दी से उसकी मदर के पास गया और मैरी का ध्यान रखने के लिए कह दिया। शियोन ने इंजर्ड लोगों की जांच की और पाया कि सभी के पास मैजिकल एनर्जी ड्रेन हो गई थी। शहर में बहुत कम लोग मैजिकल एनर्जी के साथ दिखे। शियोन ने सोचा कि जो लोग मैजिकल एनर्जी के बेसिस पर थे वही लेथर्जी डिजीज से इफेक्टेड है। शियोन को लगा कि ये सब चांस से नहीं हुआ। डिसीजेस का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला था इसलिए उसे खुद ही पता लगाना होगा। उसके फादर ने कहा कि ये वही चीज है जो हमने मॉन्स्टर के साथ देखी थी और मैजिक से जुड़ी है। फिर उन्होंने कहा कि शियोन को किसी से मिलना है और वो चल पड़े। वो पैलेस पहुंचे और वहाँ ड्यूक से मिले। ड्यूक की तेज नजर शियोन को डराने वाली लगी। शियोन के फादर ने ड्यूक को सिटी में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। ड्यूक बहुत परेशान हो गया और जमीन पर गिरकर हिलने लगा। वो सोच रहा था कि ये सब उसके आने के तुरंत बाद क्यों हुआ। शियोन ये देखकर हैरान था लेकिन उसके फादर को ये सब आम लग रहा था। ड्यूक बाद में शांत हुआ और इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में बात करने लगा जिन्हें गिल्ड मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। शियोन के फादर ने ड्यूक की कोशिशों को अप्रिशिएट किया। ड्यूक ने शियोन को बताया कि मैजिक और लेथर्जी डिजीज इस मॉन्स्टर से जुड़ी हुई है। ड्यूक चाहता था कि जितने लोग मैजिकल एनर्जी वाले हैं उन्हें शियोन के पास लाया जाए ताकि मॉन्स्टर को खत्म किया जा सके। शियोन ने सोचा कि मुश्किल होगा क्योंकि मैजिक सीखना आसान नहीं है और ज्यादातर लोग डिसीज से इफेक्टेड है। ड्यूक ने शियोन से पूछा कि उसके पास कोई आइडिया है। शियोन ने कहा कि उसे लिविंग क्रिएचर पर एक्सपेरिमेंट करने होंगे। डिसीज इफेक्टेड लोगों में मैजिकल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई थी और वापस नहीं आ रही थी। शियोन ने सोचा कि अगर वो उन्हें मैजिकल एनर्जी के 2 और शरीर में रख सके तो शायद डिसीज ठीक हो सके। ड्यूक ने शियोन को सारी परमिशन दे दी और साथ में डॉक्टर और मॉन्स्टर एक्सपर्ट भी भेजे। शियोन ने सोचा कि अगर वो अकेले होता तो ड्यूक इतनी मदद नहीं देता। फिर शियोन डॉक्टर के असिस्टेंट कोल के पास गया। कोल ने कहा कि रिच किड के आइडियाज फॉलो करना उसकी टाइम वेस्ट है लेकिन ड्यूक का ऑर्डर है इसलिए उसे करना पड़ा। शियोन ने मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। एक लड़की ने कोल को देखा और अपने बारे में बताया। उसका नाम रवीना था और वो रॉयल गार्ड की 74th सीक्रेट स्क्वाड की लीडर थी। कोल ने उसे प्रोवोक किया लेकिन उसने अपनी तलवार दिखाई जो ड्यूक की एफिशिएंसी के लिए दी थी। शियोन ने उसे रोक और उसने तलवार शीत कर दी। दूर एक और लड़की खड़ी थी। उसका नाम था ब्रिजिट और वो भी ड्यूक के आदेश पर आई थी। वो मॉन्स्टर में एक्सपर्ट और धीरे बोलती थी। शियोन ने सभी को बताया कि उनका मिशन आसान नहीं है और ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। मिशन बहुत ही खतरनाक था और उनके पास बहुत कम जानकारी थी। शियोन अपनी टीम के साथ बाहर खड़ा हुआ और उसने अपनी मैजिकल एबिलिटीज दिखाई जिससे सब हैरान हो गए। सब देखकर सोच रहे थे कि क्या है। शियोन ने उन्हें समझाया कि नेचुरल चीजों को मैजिकल एनर्जी से बढ़ाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल ने कहा कि जो हमने अभी देखा वो मैजिक था। शियोन ने बताया कि हाँ लेकिन किसी के पास बॉडी से निकली मैजिकल एनर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाए तो एक्सट्रीम थकान और लेथर्जी हो सकती है। जब तक एनर्जी वापस नहीं आती कोल ने कहा कि लेथर्जी डिजीज के सिम्टम्स जैसा है। फिर सब अपना काम करने लगे और फॉरेस्ट में चलने लगे। रवीना को अपनी आर्मर की भारी वेट की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। कोल क्लिनिक गया कुछ काम करने जबकि शियोन और 2 लड़कियां फॉरेस्ट में मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट करने गए। रवीना गुस्से में थी और सोच रही थी कि उसके लिए ट्रैप सेट किया गया है लेकिन असल में उसकी परेशानी आर्मर की वजह से थी। ब्रिजिट ने शियोन से कहा कि उसने इनविजिबल मॉन्स्टर पर रिसर्च करने का ऑर्डर दिया था और पूछा कि इसका लेथर्जी डिजीज से क्या संबंध है। शियोन ने बताया कि संबंध है। मैजिकल एनर्जी मॉन्स्टर को मार सकती है और उसने इस बारे में ट्राई किए इसलिए पेशेंट्स पर टेस्ट करना रिस्की होगा क्योंकि मैजिकल एनर्जी और मैजिकल क्रिएचर के इंटरेक्शन से उन्हें जलाया जा सकता है। इसलिए लेथर्जी डिजीज को मैजिकल एनर्जी से ठीक करना अभी सिर्फ हाइपोथेसिस है। इसके लिए जरूरी
जरूरी है कि मॉन्स्टर जिनमें मैजिकल एनर्जी है उन्हें पकड़ा जाए और एक्सपेरिमेंट किया जाए ताकि डिजीज से इफेक्टेड लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ब्रिजिट के मॉन्स्टर का नाम उफरेत है। ब्रिजिट ने गुस्से में शिवन से पूछा कि क्या उसने उसे देखा है और कैसा था। शिवन ने उसे शांत किया और कहा कि उसके फादर ने रिपोर्ट भेजी थी और वो चुनी गई थी क्योंकि वो एक्सपर्ट थी। ब्रिजिट काफी एक्साइटेड हुई। तभी एक वॉरियर गॉब्लिन आ गया जिससे सब चौंक गए। ब्रिजिट बहुत एक्साइटेड थी और रवीना गुस्से में। रवीना ने आर्मर तोड़कर गॉब्लिन को खत्म करने के लिए अटैक किया। शिवन मदद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका अटैक गॉब्लिन को नहीं लगा, बस उसके सोर्ड को हिट हुआ। जगह पर धूल थी जिससे रवीना गॉब्लिन को नहीं देख पा रही थी। गॉब्लिन ने उसे अटैक किया लेकिन उसने ब्लॉक किया। गॉब्लिन की ताकत बहुत थी और उसने रवीना को दूर फेंक दिया, पेड़ से टकराया। गॉब्लिन रवीना को खत्म करने वाला था लेकिन शियोन ने अपनी ताकत से पावरफुल स्पेल मारा। फिर रवीना वापस आकर गॉब्लिन को मार दिया और उसे कई पत्थरों से ढक दिया जिससे शियोन चौंक गया। शियोन ने रवीना से पूछा कि क्या उसने ऐसे गॉब्लिन पहले देखे हैं। रवीना ने कहा कि नहीं, उसने आम गॉब्लिन्स देखे हैं लेकिन ये वॉरियर गॉब्लिन था और उसने इससे पहले ऐसा फाइट नहीं किया था। रवीना ने कहा कि आर्मर के बिना फाइट करना मॉन्स्टर को मारना आसान बना देता है, लेकिन शियोन ने कहा कि अगर हम सभी मॉन्स्टर को मार देंगे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। रवीना बहुत एक्साइटेड थी और बोली कि चलो जर्नी जारी रखते हैं। शियोन ने सोचा कि वो मेन पर्पस भूल गई है।